मैदा और जिगर ये आपस में कितने एफिलिएट होते हैं? अगर किसी को ये प्रॉब्लम मैदे की है तो क्या ज़रूरी है उसको जिगर का भी प्रॉब्लम होगा? मैदा की जलन या डकार किस बीमारी की आमद का बता? क्या हेपेटाइटिस बी नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो? ये मौरूसी नहीं है, लेकिन ये वर्टिकली माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती है। भूख का ज़्यादा लगना या कम, क्या ये भी किसी बीमारी की अलामात होती हैं? जंक फूड की वजह से बच्चे पैदाइशी मोटापा का शिकार हो जाता है। जिगर की चर्बी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें जिगर की चर्बी के साथ बच्चों के जिगर जल्दी सिकुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ केयर विद इलियास राना में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे हम हमेशा से कोशिश करते हैं आपके लिए कोई बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आएँ, तो आज भी हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन प्रोफेसर साहब को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालात के भरपूर तरीके से जवाब लेके दिए जाएँ। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मदऊ हैं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में और भरपूर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और उसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एक फ़ारूक हॉस्पिटल है इलामा इकबाल टाउन में, वहाँ भी शाम को प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं। तो आप विजिटिंग प्रोफेसर्स भी हैं। आप हमेशा, मैंने जितना इनको देखा है, आप हमेशा कोशिश करते हैं अपने तमाम मरीज़ों को बेहतर से बेहतरीन जो उनका इलाज मुआलजा है उसको अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं। और माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो हमें आके फ़ीडबैक भी देते हैं, जी आपके जो डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो आज हमने उनसे टाइम मांगा कि आपके तमाम सवालात जो आप बहुत सारे पैसे दे के अस्पतालों में चेकअप कराने जाते हैं, आज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपको जवाब लेके दिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, हम सवालात हैं आवाम के बहुत सारे, हमारे नाजरीन के। सर, मैदा और जिगर ये आपस में कितने एफिलिएट होते हैं, या इन दोनों को आप ये कितनी जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं ये एक दूसरे से? अगर किसी को ये एक प्रॉब्लम मैदे की है तो क्या ज़रूरी है उसको जिगर का भी प्रॉब्लम होगा? देखें, बात यह है कि हम मैदा और आंतें जितनी भी हैं जी, इसमें जब हम खुराक खाते हैं, और जितनी भी चाहे अच्छी खाएं या बुरी खाएं या अद्वियात लें, जी, वो तमाम यहाँ से एब्जॉर्ब होके खून से शामिल होके पहले जिगर पे जाती हैं। राइट। और जिगर से ही जो उनके टूट फूट के साथ में जो खुराक के अच्छे अज्जा होते हैं उनको जिस्म के लिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। अगर कुछ टॉक्सिक चीज़ें आती हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है जिगर। तो अगर जिगर ख़राब होगा या मैदा ख़राब होगा तो इनडायरेक्टली दोनों में ही असरात आते हैं। अब जैसे अगर मिसाल देता हूँ कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, पानी से फैलने वाला यरकान जैसे हो गया, तो उसमें बज़ाहिर तौर पे मैदे में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिगर सूजा हुआ है। जब जिगर सूजा हुआ है तो मैदा भी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, और मैदा अगर जिगर सूजा हुआ है, जिगर के एलएफटीज डिरेंज हुए में, ट्रांसअमाइनेटिस बढ़े में, जिगर में काफ़ी ज़्यादा सूजन है या पीलिया है, तो जिगर सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्ट करता है, वो है ग्लूकोज। तो वो जब आप एक्सेप्ट कर रहा होता है जिगर, तो उसके साथ में मैदा, अगर आप ग्लूकोज ले सकता है पेशेंट, तो वो ग्लूकोज ओरली ले सकता है बड़े आराम से, अदरवाइज़ मरीज़ उल्टियाँ करने लग जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैदे का कोई मसला है और मैदा आपके अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा बना रहा है, या मैदे के अंदर कोई ओल्ड एज में कोई ट्यूमर बन गया है या दूसरे ऐसे मसाइल हैं, तो फिर उसका भी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फिर लिवर में चले जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। राइट। जिगर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो चीज़ मैदा भेजेगा एब्जॉर्ब करके, मैदा और आते हैं वो जिगर में जाएंगी, जिगर कुछ अपने पास रखेगा और बाकी सारे खून में सप्लाई कर देगा और पूरे जिस्म में सप्लाई कर देगा। अगर मैदे के अंदर से कोई चीज़ गलत जाती है तो डेफिनेटली वो जिगर पे भी हार्म करेगी। बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से अगर आप कहें तो मैदा और जिगर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं और काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। मैदा की जलन या डकार किस बीमारी की आमद का बता रहे होते हैं?
बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम नहीं लेने, सिंपल सी बातें हैं। पहले तो सिंपल सी बदहज़मी हो सकती है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, ज़्यादा खाना खा लिया, तब भी डकार है। पहले तो ये कहते हैं ना कि हम डकार अगर आ गया तो हाजमे की अलामत है, और पहले ये कहते थे कि डकार अगर आ गया उसके बाद ना खाएं, ठीक है। अब लोग उस तरीके से वो तरीक़ेकार भूल चुके हैं और फिर भी खाते रहते हैं, और उसकी बाद में फिर बदहज़मी होती है, जलन रहती है। तो अगर मैदे के अंदर वैसे आगे अगर एज पेशेंट की ज़्यादा है, फिर हम देखते हैं कि मरीज़ को कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं है कि अगर मरीज़ आया उसको मुसलसल डकार आ रहे हैं, उसकी एज 60 ईयर्स पे ज़्यादा है, खून की कमी भी हो रही है, वज़न भी कम हो रहा है, तो हमें सस्पिशन होता है कि खुदा ना खास्ता मैदे का कोई कैंसर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा मरीज़ जो यंग है, जो बिल्कुल उसके मामलात ख़राब नहीं हैं, जो यंग है और वो कोई पेन किलर ले लिया जैसे ब्रोफेन, डिस्प्रिन, डाइक्लोरान वगैरह ले ली, उसके साथ में मैदे की तेज़ाबियत हो गई या मैदे का अल्सर बन गया, तो उसके साथ में भी आपको ज़्यादा डकार आ सकते हैं। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे कुछ रेयर चीज़ें जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, उसके साथ में भी अगर एक्सेसिव बेल्चिंग कर रहा है मरीज़, तो वो भी हम कहते हैं कि वो हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हमारे पास रोज़ की क्लिनिक में आ रही हैं, वो मैदे के अंदर जो एच पाइलोरी इन्फेक्शंस हैं, पेन किलर्स के साथ में तेज़ाबियत है, रिफ्लक्स है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रही होती है, और मरीज़ को पेट में गैस से रिलेटेड बीमारियां, तो इसके साथ में मरीज़ को जो है ये मैदे की तेज़ाबियत और डकार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, या कुछ पेशेंट जो होते हैं वो ऐसी एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं जिसके साथ में लाइक वेब्रामाइसिन एंड सम ऐसी चीज़ें जो मैदे को रगड़ देती हैं, जैसे पेन किलर्स के अलावा भी जैसे बोन की डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी दवाई होती हैं, जैसे एलेंड्रोनेट जो ऑर्थोपेडिक्स वाले दे रहे होते हैं, वो भी मैदे को खुरच देती हैं और उसके साथ में फिर तेज़ाबियत और मरीज़ को ज़्यादा डकार या वॉमिटिंग भी बना सकती है। भूख का ज़्यादा लगना या कम, क्या ये भी किसी बीमारी की अलामात होती हैं? भूख का ज़्यादा लगना एक ख़ास एक इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। एक चीज़ होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होती है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक जहनी बीमारी को भी कहते हैं, और उसके साथ मरीज़ देखें इस तरह समझें कि एक हार्मोन है जिसको हम GLP-1 कहते हैं, और वो आजकल बड़ा यूज़ हो रहा है वज़न कम करने के लिए। जब हम खाना पूरा खा लेते हैं, जैसे कहीं किसी दावत में गए और वहाँ जाके हमने अच्छा सा खाना खा लिया या घर पे खाना खा लिया ज़्यादा, तो आंतों से एक हार्मोन रिलीज़ होगा जो दिमाग को जाके कहेगा जी बस अब कर दे, अब इसके अलावा आपने ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि अब बहुत हो गया, ठीक है। इसको स्टैटी हार्मोन कहते हैं, या आपके को सिग्नल कहते हैं कि यार आपका जो है ना अब खाना इससे ज़्यादा नहीं खाना। अगर किसी को गर्लिन हार्मोन जो भूख लगाने वाला हार्मोन है, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल ऐसे हैं, जैसे गर्लिन की सिक्रीशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, ठीक है, या वो हैबिचुअल तो नहीं हो गया। फिर पाकिस्तान में हम लोग खा खा के मैदा भी बड़ा कर लेते हैं, पेट ही नहीं भरता किसी का, पेट ही नहीं भरता, ठीक है। वैसे साढ़े पॉलिटिशियंस का भी पेट नहीं भरता, सॉरी टू से, बड़े बड़े लोगों का नहीं भरता, लेकिन हमारा भी नहीं भरता, ठीक है ना। तो जैसे सुन्नत है, अगर उसी हिसाब से चलें कि खाना जो है वो आपने नॉर्मल खाना है, खाने से पहले पानी पीना है, खाने के दरमियान पानी पीना है और खाने के बाद पानी नहीं पीना, तो फिर मसला नहीं होगा। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भूख नहीं लग रही, भूख ना लगने वाले मरीज़, अगर ऐसा बंदा है कि जिसकी वज़न का कमी का शिकार है, खून की कमी का शिकार है, जैसे पहले बताया कि उसको पेट का दर्द है, या उसको क्लिनिकली अगर आप सस्पेक्ट करें कि हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसको कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं चल रही, या टीबी से आजकल हर पाकिस्तान में जितना हमने सोचा उससे कहीं ज़्यादा अंतड़ियों की टीबी भी मौजूद है, और उसके साथ में भी मरीज़ खाना पीना छोड़ जाता है और वज़न की कमी का, शाम के टाइम बुखार का शिकार हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमें भूख नहीं लगती। तो इसमें कोई ऐसा बीमारी एक कोई अगर आप कहें कि एक चीज़ को बोलें तो वो नहीं है। यू नीड टू बी वेरी, अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो अपने मुतालिका डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि वो आपकी तशख़ीस कर सकें।
और उसी हिसाब से इलाज कर सकें। बिल्कुल ठीक। फैटी लीवर को आसान अल्फाज में क्या बोलते हैं और इसका इलाज क्या है? भाई फैटी लिवर को आसान अल्फाज में ये समझ लें कि जिस तरह जिगर का पीलापन है, जिगर पीला पड़ गया। नॉर्मली जिगर जो है उसमें, जिगर के अंदर जो चर्बी होती है उसमें 10% से 15% जिगर में चर्बी नॉर्मली होती है। लेकिन अगर जिगर इससे ज़्यादा चर्बी जमा करना शुरू कर दे तो इट बिकम्स फैटी। आपने अब जानवरों की कुर्बानी होती है, 1000 दफ़ा हमने जिगर देखा होगा, वो एक कलेजी माइल, सुर्खी माइल अलग रंग होता है। लेकिन अगर जिगर के अंदर फैट ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए, और इसको कहते हैं हम विसरल फैट डिपोजिशन। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें फैट डिपोजिशन होती है लेकिन वो जिगर के अंदर या आज़ा में नहीं होते। आपको एक इंटरेस्टिंग इसकी मैं फैक्ट देता हूँ। देखें, इंसान की बॉडी बड़ी अल्लाह ताला ने समझदार बनाई है। वो जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं तो वो मुसलसल आपकी कैलोरीज़ को, जो एक्सेसिव कैलोरीज होती हैं, उनको आपके जो मेन आज़ा हैं उनसे दूर बचा के रखती है। पेट के ऊपर रख दिया, साइडों पे रख दिया, पेट कमर के साइडों पे रख दिया, बटक्स पे रख दिया, सीने पे रख दिया, शोल्डर्स पे रख दिया, कंधे पे रख दिया। इधर फैट की डिस्ट्रीब्यूशन उसने करनी होती कि ये अगर ज़्यादा खाएगा तो हम चर्बी यहाँ जमा कर लेंगे। और दिल के ऊपर, जिगर के ऊपर, जिगर के साइडों में, गुर्दे के करीब, गुर्दे के पीछे, अंतड़ियों के इर्द गिर्द जो फंक्शनल हैं वो आपकी चर्बी वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेगी बॉडी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, वो जगहें आपकी नहीं रहेंगी, तो डेफिनेटली फिर बॉडी आप वो ज़्यादा करंट जो है या ज़्यादा कैलोरीज जो है वो आपके विसरल जिगर के अंदर जमा करने शुरू कर देगी। तो जिगर की चर्बी को इस तरह समझ लें कि आपने बेसिकली अगर ज़्यादा खुराक ले ली जो डाइट के साथ में, और वो अगर एक्सेसिव चर्बी बनेगी तो वो एक्सेसिव जो स्टोरेज है कैलोरीज़ की वो उस जगह हो जाएगी। एक चीज़, जिगर की चर्बी नॉर्मली जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हम पहले कहते थे, ये जो अल्कोहलिक्स होते थे, बियर पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, वोडका पी रहे हैं, उनमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होती थी। इसको पहले अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के तौर पे ही लिया जाता था कि अल्कोहलिक्स में ज़्यादा होती थी जिगर की चर्बी। लेकिन लोगों ने देखा कि ये नॉन अल्कोहलिक्स में भी है, और ये नॉन अल्कोहलिक्स में भी होना शुरू हो गई है। जो अल्कोहल नहीं भी पीते उनमें भी जिगर की चर्बी होना शुरू हो गई। इसकी आप मुझसे पूछें तो एक बड़ी वजह हमारी सोडे की बोतलें हैं। बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, 13-13, 14-14 चम्मच होते हैं। आपको ऐसे पिलाते हैं कि आप 1.5 से 2 लीटर भी ये जो है ब्रांड कोई भी पी जाते हैं एक ही सिटिंग में। तो ये जो बोतलें हैं ये अगर अवॉइड कर दें तो एक्सेसिव कैलोरीज आप कम कर देंगे और जिगर का पीलापन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़, इसमें एक चीज़ है स्टियाटोसिस। स्टियाटोसिस हम कहते हैं कि जिगर में चर्बी आ रही है लेकिन जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन दूसरी चीज़ है स्टियाटोहेपेटाइटिस। जैसे आपने देखा होगा कई दफ़ा कुछ लोग आते हैं लेबॉर्ट्री में, जब टेस्ट करवाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड पे तो जिगर की चर्बी आ रही है लेकिन LFTs नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ रहे होते हैं जिनमें जिगर में चर्बी आ रही है और लेकिन LFTs भी मार्जिनली ख़राब हुए हैं। अब इसका मतलब यह है कि जिगर की चर्बी जो थी उसने भैया जिगर की सेल्स को भी तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। तो उसको हम स्टियाटोहेपेटाइटिस कहते हैं। अब जिगर की चर्बी के साथ जब जिगर की सोजिश होना शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा खतरनाक है, और उसके साथ में आगे चल के जिगर सुकड़ जाता है और फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हेपेटाइटिस कितने किस्म के होते हैं और हेपेटाइटिस B और C में क्या वाज़ेह फ़र्क है? देखें, पहले तो 2 किस्में जो मोटी सी हैं कि खून से फैलने वाला या पानी से फैलने वाला यरकान। जो खून से फैलने वाला यरकान है वो हेपेटाइटिस B और C होता है जो मोस्ट कॉमन है, और उसमें एंटी HDV हेपेटाइटिस D भी वायरस होता है जो B के साथ में अक्सर हेपेटाइटिस D भी हो जाता है। ये जो B है ये बड़े आराम से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर एक वैक्सीन एक आज 1 महीने बाद, एक 6 महीने बाद एंजेरेक्स B या एमवैक्स B आप लगवा लें तो आपको सारी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। ये 1980 से लेके 2000 तक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती थी उसमें ये चेक नहीं होता था, तो उस दौरान B की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हुई, तो उस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस B लगा, उसके साथ में जिगर सुकड़ गया। अब उसके बाद अब पैदाइश के वक्त भी बच्चे को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगती है और उसके साथ में
आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे बचा सकते हैं हेपेटाइटिस बी के होने से। लेकिन कुछ एरियाज़ लाइक पाकिस्तान में साउथ के एरियाज़ हैं, सिंध है और पूरा बलूचिस्तान है, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी और डी बेतहाशा है। और वहाँ पे सबसे बड़ी वजूहात जो हैं, अगर काले अरकान की हेपेटाइटिस बी और सी की बताई जाए तो उसमें खून से फैलने वाली चीज़ें, लगने वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पे आपका हजाम है, उस तरह आप उसका यूज़ कर रहे हैं और वो एक ही ब्लेड के साथ दे रहा है। फॉल्टी मेडिकल केयर कि अगर एक डॉक्टर बैठा हुआ है और वो मुसलसल एक ही सुई से सारों को इंजेक्शन लगा रहा है, जैसे आपने देखा था उस ज़माने में वो एक गर्म पानी के अंदर से सुई निकाल के वो टाइट करके सबको लगा देता था, उसमें बेतहाशा लोगों को उसने बांटा। फिर गायनाकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो जनाना अमराज के मरीज़ होते हैं, पोशीदा अमराज के, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर वो नहीं हो रहे स्टरलाइज तो उससे हो रहा है। फिर आपका दंदान जो डेंटिस्ट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा इनके साथ हैं। सेक्सुअल हमारे जो है हैबिट्स, ठीक है, हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, ये सबसे ज़्यादा इनके साथ में पाया जाता है। और यहाँ पे एक बात मैं कह दूँ, ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी सी तक बात तो थी, वो तो पुरानी थी। अब आने वाले जो है वो HIV है, और ये अभी लोगों को पता नहीं है। ये कुछ अरसे में पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान के माशरे में फैल रहा है। हमारे पास लेबॉर्ट्री में, चूँकि मैं हेड ऑफिस को भी देखता हूँ, नंबर ऑफ़ कलेक्शन अगर इकट्ठा किया जाए तो हर महीने में हमारे पास जो लैक्स में पेशेंट्स आते हैं, आप बिलीव करें कुछ 5%, 7-10% पॉजिटिव आ रहे हैं। यही ये परसेंटेज डराने वाली परसेंटेज। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब आ रहे हैं इस तरह के HIV, 10 साल बाद या 8 साल बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में ये स्टिग्मा है बहुत बड़ा, लोग इसको छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं और ये दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी। तो ये इवेंट, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये, और हम इसमें कहते हैं कि मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि फॉल्टी मेडिकल केयर सबसे बड़ी है। अगर मैं सर्जरी सही नहीं कर रहा, अगर मैं अपनी एंडोस्कोप्स ठीक तरीके से स्टरलाइज नहीं कर रहा, उसका साइडेक्स ग्लिसरॉल्डिहाइड सही टाइम पे चेंज नहीं कर रहा, तो और उसी इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे से भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ऐसी है कि हमारे पास शेख ज़ायद में फ़ारूक हॉस्पिटल में ओलंपस का OER ऑटोमेटिक सिस्टम है जापानीज़, जिसके साथ हम रेगुलर उसकी चेंज करते हैं और उसको प्रॉपर उसकी टेक केयर करके फिर मरीज़ को देखते हैं। और फ़ारूक अस्पताल में और शेख ज़ायद में हमारी पॉलिसी है कि हम मरीज़ का पहले ही हेपेटाइटिस बी सी स्क्रीन करते हैं और उसको उसके स्टेटस के मुताबिक काम करते हैं। ये आम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आम बंदा जब आपके पास एंडोस्कोपी को कराने आता है, आपने जैसे बताया कि बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं, आप तक कोई नहीं आता, XYZ कहीं और जाता है, तो आम बंदे को कैसे पता लगेगा कि जो एंडोस्कोपी की जा रही है, जिस इंस्ट्रूमेंट से की जा रही है, वो सेटलाइज्ड है, क्वालिटी पे पूरा आता है कि नहीं? आम बंदे को पता नहीं, यही ना, ये मेरे ईमान की बात है, आम बंदे को नहीं पता लग सकता। क्योंकि सर ऐसे भी बेशुमार लोगों को हेपेटाइटिस और मोजी बीमारियां लगी हैं एंडो कराने के बाद। मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, एंडोस्कोपिक स्टरलाइजेशन के एक प्रोसेस है। हमारे पास जो OER मशीन है, जब उसके अंदर लग जाती है स्कोप, तो उसमें पहले पानी घूमता है, ऊपर से नीचे से उसके चैनल्स के अंदर पानी घूमता है, फिर एक सोल्यूशन जिसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, वो उसके चैनल्स में घूमता है, ऊपर से घूमता है, और वो 15 मिनट तक उसके अंदर डिप रहती है स्कोप। राइट। उसके बाद वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो साइडेक्स जिसे कहते हैं, वो रिजर्वायर में चला जाता है, फिर उसको स्कोप को दोबारा धोया जाता है और वो मशीन धोती है, 15 मिनट बाद वो आपको स्कोप देती है, उससे पहले आप निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद भी आपने उसको सुखाने के लिए लटकाना होता है, राइट, ताकि वो ड्राई हो जाए, देन यू हैव टू डू एंडोस्कोपी, नेक्स्ट एंडोस्कोपी। अगर आपने जल्दी की या आपने सही तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं की, तो देयर आर चांसेस कि आप ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे, एंड पीपल डूइंग इट वेरी रॉन्गली। लेकिन ये प्रैक्टिस, ये आपकी अपने ईमान का हिस्सा है। मैं इसमें यही कहता हूँ कि यार, जो चीज़ आप दुनिया के लिए करोगे ना, देन दिस इज अ सर्कल, यू हैव टू फेस दैट थिंग टू यू। बिल्कुल ठीक। जो जाएगी आपसे वही वापस आएगी। बिल्कुल exactly. सर, क्या हेपेटाइटिस मुख्तलिफ इकसाम के मौजूद हैं? क्या हेपेटाइटिस बी नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती है? ये मौरूसी नहीं है। ओके, ये मौरूसी नहीं है। एक चीज़, हेपेटाइटिस बी जो है वो मौरूसी नहीं है।
ये याद रखें। लेकिन ये वर्टिकली माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को हो सकता है। अगर माँ के अंदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हम जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी लिवर डिजीज़ की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हम ऐसे मरीज़ों को जिसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा अगर हेपेटाइटिस बी की कॉपी हों, बच्चे के अंदर हाई रिस्क चांसेस होते हैं कि इसमें हेपेटाइटिस बी बच्चे को लग सकता है। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं उसमें हम लास्ट ट्राइमेस्टर में जो आखिरी 3 महीने होते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी की दवाई शुरू करा देते हैं ताकि वो जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो कम होकर रिड्यूस हो जाए। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चाहे वो वेजाइनल डिलीवरी हो या सेक्शन के साथ हो, हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं उसके वेट के हिसाब से हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, और साथ ही वैक्सीन कर देते हैं ताकि बच्चे को ना लगे। लेकिन ये बीमारी मोरूसी नहीं है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हम कहते हैं जो होता है। बिल्कुल ठीक। तो हेपेटाइटिस सी भी इस तरह ही है। अब बात करते हैं जो पानी से फैलने वाला यरकान है कि हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों ही पानी से फैलने वाले यरकान है। इसको हम बड़े आराम से हिकोलिन हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन और हैवरिक्स हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं और इसके साथ बच सकते हैं। यानी बचाव के है। ट्रीटमेंट अगर किसी को हो गया तो फिर तो वो एक टाइम लेगा और उसके बाद ढलेगा, यानी उसका इस तरीके से LFTs बढ़ेंगे और फिर देन कम होंगे, फिर बिलिरुबिन बढ़ेगा एंड देन वो कम होगा। तो 2 ग्राफ्स बनेंगे जिसके साथ में ये कुछ हफ्ते लगेंगे जिसमें जाके ठीक होते हैं पानी से फैलने वाला यरकान। बिल्कुल ठीक। लिवर ट्रांसप्लांट आजकल आपने मुल्क से बाहर भी लोग जाते हैं, पाकिस्तान से भी कराते हैं, अब तो पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गया, गालिबन आपके हॉस्पिटल शेखजाद में भी करते हैं। सर इस वक्त मैं इस पे क्रेडिट देना चाहता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज को, जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ये हेल्थ कार्ड के ऊपर ये पैसे दे रही हैं। बस अब मेरा यही क्वेश्चन था। लीवर ट्रांसप्लांट सर, सवाल ये है नाजरीन कि किस हद तक डिस्टर्ब हो जाए लीवर, कब कराया जाता है, और क्या लोगों का कंसेप्ट ये है कि जिगर जब ट्रांसप्लांट किसी से जिगर लिया जाए तो क्या लोगों को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे कई क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लोगों के कमेंट्स बॉक्स में पड़े हुए कहते हैं पूरा जिगर उसको देना पड़ता है। नहीं, तो बस ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। ऐसा नहीं है। जब आपका लिवर की, पहले हम रेसिपिएंट की जिसको जिगर ट्रांसप्लांट होना उसकी बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी या सी के साथ या किसी और वजह जैसे जिगर की चर्बी के साथ में या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में, जब में जाके जिगर सुकड़ जाए और जिगर के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम चाइल्ड प्यू स्कोर से। चाइल्ड प्यू स्कोर ये है कि उसमें जिगर के 3 कंडीशंस होती हैं, चाहे क्लास ए, चाहे क्लास बी या चाहे क्लास सी, और इसमें तीनों में ही सर्वाइवल डिफरेंट है। यानी अगर चाइल्ड क्लास ए है तो उसमें सर्वाइवल अच्छा है, बी में थोड़ा कम है और सी में बहुत कम है। और फिर मेल्ड स्कोरिंग होती है। मेल्ड स्कोरिंग अमेरिका में, इंग्लैंड में ये ऑर्गन डोनेशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, हमारे यहाँ भी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो मेल्ड स्कोरिंग है उसमें हम ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि हमारा तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद किसी का कैडावर का लिवर तो नहीं लग रहा ना, हमारे यहाँ तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम। तो जहाँ पे ऑर्गन रोज़ के हार्वेस्ट होते हैं, यानी अगर कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी का जिगर, कोई इंसान मर गया तो उसका जिगर अमेरिका, इंग्लैंड में निकाल के वो अवेलेबल होता है। फिर वहाँ पे मेल्ड स्कोरिंग हुई भी होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 मरीज़ हैं तो जिनका मेल्ड ज़्यादा है, पहले जिगर उनको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में तो ट्रांसप्लांट के लिए इस तरह का कोई कैडावरिक प्रॉब्लम वो नहीं है अभी। ये प्रोसेस चल रहा है, कुछ लोग इसके पीछे कर रहे हैं काम कि ये हो जाए, शायद आगे चल के हो जाए, जिसमें हम डोनेट कर सकें अपना लिवर डेथ के बाद। ठीक है, शेख ज़ैद वाहिद एक जगह है जहाँ पे हमने, इसका मैं क्रेडिट दूंगा सैयद वकार हुसैन शाह साहब को, जो हमारे हेपेटोलॉजिस्ट शेख ज़ैद के थे। उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत करके एक बच्चे का डोनेशन ली थी। वो वादा रोड पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बेचारा ही डाइड, और उसका जिगर अरसलान का आमिर रज़ा को, सियालकोट वाले को पूरा जिगर लगा था। जिसके बाद ये अरसलान वार्ड जो लिवर का वार्ड है वो उसी बच्चे के नाम पे है। ठीक है, तो ये एक लिवर ट्रांसप्लांट की शेख ज़ैद की हिस्ट्री है। ठीक है, तो और वो आमिर अब बिल्कुल ठीक है, आमिर को कोई मसला नहीं है। जहाँ तक हमारी बात रही कि जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है, इसमें हम ये करते हैं कि हम असेस करते हैं कि आपके ख़ानदान में कोई बंदा है ऐसा जो आपको डोनेट कर सके। क्योंकि स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप ये है कि आपने एथिकल कमेटी से गुजरना होता है। एथिकल कमेटी ये है कि पहले वो डिसाइड करेगी कि ये
FRC नादरा के तहत आप इसका जिगर ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये रूल बाय लॉ जजेस एथिकल कमेटी में बैठते हैं, शेख ज़ैद में भी बैठते हैं, PKLI में बैठते हैं, सब जगह, जो बताते हैं कि भैया ये एथिकल कमेटी से क्लियर हो गया। यहाँ पे एक और बात बताते चलें, बात आई गई है तो एक बताते हैं। पाकिस्तान में आजकल शादियाँ होने लगी हैं जिगर लेने के लिए, और ये एक अलग चीज़ है, इस पर बड़ा डिटेल में बात करेंगे हम। अक्सर जो एथिकल कमेटी में हम बैठे हुए होते हैं, हम देख रहे होते हैं 3 महीने पहले उसकी शादी कर ली कि जी उन्होंने कहा कि नहीं जी बुखार है ऐसी तो जिगर ख़राब हो गया, ठीक है। और एवरी डोनर जो है आजकल औरतें ज़्यादा हैं, इस पर मैं किसी दिन बैठ के खुद बात करूँगा आपके साथ बड़ा डिटेल में, ठीक है। ये एक इमर्जिंग इशू है, इसको शायद हमें एथिकल कमेटी में और डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। बच्चियों के ट्रांसप्लांट ज़्यादा लिए जा रहे हैं जिगर, और बजाय ये कि मर्दों के, ठीक है। लोगों की शादियां कर ली जाती हैं और जानबूझ के, कि पहले उसको बताया नहीं जाता कि इसका, अब वो कहती है औरत फंस गई आके, उसने कहा कि जी इसका तो अब तो देना चाहिए, अब तो देना पड़ना है इसका जिगर, इसको तो अब तो क्या करे, वो वाइफ हूँ अब उसको तो मैंने देना ही है। वो उसको बता दिया कि पहले बिल्कुल ठीक था, अब इसको जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको ले आए और उसको कहा जी। अक्सर जज हजरात बैठे होते हैं, कहते हैं इस पे एथिकल कमेटी में जो गवर्नमेंट की है वो शर्त ये है कि 3 साल आपकी उससे शादी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये अगर हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं तो हम इसमें आपको ये नॉलेज में इजाफा करता चलें कि इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें, और 3 साल अगर आपकी शादी नहीं हुई भी तो फिर आपका ट्रांसप्लांट उस जिगर लड़की औरत से नहीं हो सकता, क्योंकि जज उसका केस क्रॉस कर देगा और आप उसको जिगर नहीं ले सकते उसका। बिल्कुल ठीक। इस पे तो बिल्कुल ज़रूर नोटिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को भी जी। तो ये एक इमर्जिंग चीज़ है, और ये हम देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर अब बात कहीं और निकल गई। अब बात दूसरी बता रहे हैं कि जिगर अगर कमज़ोर होता जा रहा है, जैसे चाइल्ड क्लास C में चला गया या मेडल स्कोर 20 से ज़्यादा हो गया, तो हम जिगर या खून की उल्टी आ रही है, मरीज़ को बार बार बेहोशी हो रही है, अलामात के तौर पे बताता चलूँ, पेट में पानी पड़ रहा है बार बार, या गुर्दे फेल की तरफ जा रहे हैं, तो हम फिर ऐसे मरीज़ को कहते हैं कि भैया अब इस जिगर के साथ ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, और इवेंचुअली हर बार जब खून की उल्टी आएगी, बेहोशी होगी या पेट के अंदर पानी पड़ेगा, तो 30% चांसेस हैं कि ज़िंदगी चली जाएगी। तो इसमें हम ट्रांसप्लांट ऑफ़र करते हैं, और ट्रांसप्लांट में जो बच्चा आपका घर वाला आपको बच्ची जिगर देगी, उसमें आपने उसका एक छोटा सा सेगमेंट होता है, वो निकाल के लगाना होता है, और जब वो लग जाता है छोटा पीस ओके, और वो भी हम पहले जिगर का साइज़ देखते हैं कि जिगर का साइज़ कितना है, उसकी वेसल्स देखते हैं, उसकी डक्ट्स देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं कि कितना है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने इस मरीज़ के लिए कितना वॉल्यूम लेना है और इसको कितना लगना है। फिर जब ये लग जाता है तो 6 महीने में, इसमें कुदरत का इतना कमाल है कि 6 महीने में जिसको लगा होता है उसको भी पूरा हो जाता है, और जिसका निकाला होता है उसको भी पूरा हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारा ये ट्रांसप्लांट दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है। यहाँ पे एक और बात बताते चलें, फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन इनरोल करता है पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और DHA फारूक हमारी ब्रांच जो है वो वहाँ पे वहाब डोगर जो गम्बर्ट में ट्रांसप्लांट करते हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और डॉक्टर आसिफ जट हैं हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन। हमारी पूरी टीम है फारूक हॉस्पिटल की जो लिवर ट्रांसप्लांट फारूक हॉस्पिटल DHA में करती है, तो हम 8-10 ट्रांसप्लांट वहाँ भी कर चुके हैं और दे आर ऑल सक्सेसफुल माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने अभी बात की ऑर्गन डोनेट करने की। जिस्म के ऑर्गन फौत होने के बाद डोनेट किए जा सकते हैं, अगर जैसे लिवर की हम बात कर रहे हैं, लिवर है, स्टमक है, आपके दूसरे ऑर्गन हैं, आइज़ हैं, जैसे इस तरह से दिल है आपका, तो क्या ये पाकिस्तान में ऐसी कोई है, चल रहा है कोई कि आप ज़िंदा हैं, आपने वो कर दिया कि जी मैं फौत हूँ तो मेरे उसके बाद, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में तो होता है, तो क्या ये डोनेट किए जा सकते हैं, या इसका क्या, जैसे आपने एथिक कमेटी की बात की, क्या है इसमें? हमारी चीज़ें हैं वो सिर्फ इंटरनेशनली तो पूरी दुनिया कर ही रही है, ठीक है। इसमें फिर हमारे कुछ शरई मामलात आ जाते हैं। कुछ मौलवी हजरात जो हैं वो फ़िक़्ह जाफरिया से जो हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है आप करें, ठीक है, लेकिन फ़िक़्ह हनफिया और दूसरे जितने भी हैं उनमें कुछ लोग कहते हैं कि उनमें कुछ हदीसें इस तरह की हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से गुजर रहे थे तो हड्डियों को किसी ने छेड़ा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना छेड़ें, और इस तरह की कुछ रिवायात हैं, कुछ अहादीस हैं जिनकी रोशनी में ये मामला पाकिस्तान में अभी उस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है।
वैसे किए जा सकते हैं? ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये अगर ये इस्लामी शरीयती काउंसिल इसको अगर क्लियर करके हमें अलाउ कर देगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तभी अलाउ करेगी ना। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको इस्लामी शरीयती काउंसिल वगैरह या इसको अलाउ नहीं करते तो फिर किस तरीके से करेंगे? नहीं, मेरा कहने का मकसद था कि एक बंदा फौत हो गया, वो तो पूरी दुनिया में, जैसे ईदी साहब गए, पूरी दुनिया में ये एक ऑथेंटिक है कि एक बंदा जब चला गया वो 7 बंदों को अपनी चीज़ें दे के जाता है। एक एक आँख दे सकता है, एक एक गुर्दा दे सकता है, एक दिल दे सकता है और एक जिगर दे सकता है। मैं सर यही पूछ रहा हूँ कि एक बंदा सपोज वो फौत हो जाता है, आप उसके ऑर्गन निकाल के इस लायक रहते हैं, वो संभाल सकते हैं कि किसी के काम आ जाए? जी जी, ये एक हार्वेस्ट होते हैं। अच्छा, उसके बावजूद अगर कोई देखिए कोई कमेटी पास करती है कि नहीं, रब्बे कायनात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मैसेज है पूरी उम्मे मुसलमान के लिए कि आपने एक इंसान की जान बचाई, आपने गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो ये फिर जो हमारे आपस में देखे, मैं किसको गलत कहूँ? क्या फिक्का हनफियों को गलत कहूँ या अपना अहले तशी को गलत, किसको गलत कहूँ? नहीं, बात यह है कि इस बात इंसानियत की है। इस पे मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, वो काफ़ी काम आगे ले गए थे इस पे। ही न्यू कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है। वो उन्होंने यहाँ तक आ गया था कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप ऑर्गन हार्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डोनर बन सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो आपकी विल ले ली जाएगी, शनाख्ती कार्ड बनाते हुए ही लिखा जाएगा आपके कि आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। और कल को किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कहीं आपका इंतकाल हो गया तो वो आपके ऑर्गन्स ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी विल होती है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही लिखी होती है, ठीक है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था, लेकिन ये जो वजूहात मैंने बताई हैं शायद इनकी वजह से रुक गया है। अभी मुझे इस पे डिटेल इसकी मालूमात नहीं है, शायद आगे मामलात कुछ अरसे में और बेहतरी की तरफ हो जाएं, लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है उसके मुताबिक यही है कि अभी ये कुछ जो है हर्डल्स हैं इसमें और उसकी वजह से ये सब कुछ रुका हुआ है। बिल्कुल ठीक। कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जो मुकम्मल जिगर व मैदे को देखा जा सके? सिंपल CBC, LFT, PTINR, सीरम एल्बुमिन, ये सिंपल टेस्ट हैं। हेपेटाइटिस B/C की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। अगर मैदे का किसी को मसला है तो स्टूल फॉर H. pylori बड़ा फेवरेट है मेरा, आपको भी पता है। H. pylori खून में तो सब जगह पॉजिटिव होता है, लेकिन पखाने के अंदर वो एक इनडायरेक्ट टेस्ट है जो अगर मैदे में होगा तो पॉजिटिव आएगा और इलाज के बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है, तो वो करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आपने स्टूल फॉर H. pylori का मुझे, तो इस पे 2 होती हैं, IgG और IgM? नहीं, स्टूल फॉर H. pylori एंटीजन होती है जो एक ही चीज़ होती है। जो खून वाला टेस्ट है, हाँ, अभी हम हमारी एक मीटिंग हुई थी ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, गैसो नबी तैयब साहब थे, काफ़ी रिनाउंड लोग वहाँ पे मौजूद थे, प्रोफेसर काशिफ थे, प्रोफेसर अल्ताफ़ आलम थे। तो वहाँ पे यही डिस्कशन हो रही थी। तो हम तो ये रिकमेंड करना चाहते हैं कि ये खून वाला H. pylori का टेस्ट बंद कर दिया जाए, जैसे हमने टाइफाइड अब बंद कर दिया, ठीक है ना। इस तरह खून वाला जो टेस्ट है, अगर 100 बंदे बैठे हैं ना तो 99 को वो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है ना। उसकी बेस पे हम दवाई नहीं देते। अब हम 3 चीज़ें, H. pylori पॉटी के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दवाई दे देते हैं, अगर पेशेंट को यूरिया ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दवाई दे देते हैं, या यूरिया ब्रेथ टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है वो भी इनडायरेक्ट टेस्ट है, या एंडोस्कोपी पे आपको बायोप्सी पे जरासीम मिल जाता है तो एंटीबायोटिक कोर्स दे देते हैं। फिर उसकी रिकमेंडेशन है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है ड्रग्स की, जिसकी वजह से वो रिकमेंडेड थेरेपी दी जाती है। बिल्कुल ठीक। सर, क्या हर्बल दवाइयाँ या देसी नुस्खे जिगर और मैदा के लिए मुफीद होते हैं या कितना? देखिए, अगर मैं इस पे ना एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर्बल अद्वियात, हमारी दवाइयाँ, एलोपैथिक की दवाइयाँ और जो हकीम की दवाइयाँ हैं, उनकी जो रिसोर्स है वो एक ही है अक्सर, कि हमारी दवाइयों को मिलीग्राम कैलकुलेटेड होती है और वो उसी हिसाब से दी जाती हैं। हर्बल जो दवाइयाँ जो हकीम साहब की पुड़ियों में या शीशों में दवाइयाँ आ रही हैं वो बल्क में होती हैं, या आपने एक्सट्रैक्ट कर ली वहाँ से तो वो बल्क में होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो दवाई का लेवल बढ़ जाता है और जिगर के ऊपर ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हो सकती है।
तो हम कहते हैं कि जो हर्बल दवाइयाँ हैं, हकीम साहब की दवाइयाँ और हमारी दवाइयाँ इकट्ठी नहीं खा सकते हम। अच्छा, ये इकट्ठी नहीं दी जा सकती? हाँ, इकट्ठी नहीं दी जा सकती। हर्बल दवाइयों में भी एक बात मैं बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में रैप को ये चाहिए कि हर्बल दवाइयों की अलग रजिस्ट्रेशन हो, और अक्सर जो आजकल हर्बल दवाइयाँ हैं वो हमारे लोगों को ओवर द काउंटर मिल रही हैं, ओवर द काउंटर लोग ख़रीद रहे हैं और उसके साथ नुकसान भी हो रहे हैं। अगर मुझे कोई आके कहे कि हर्बल दवाइयाँ आप मेरी लिख दें, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे पता होता है कि उनके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हर्बल दवाइयों पे हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे हम कुछ चीज़ें हैं जो हम सेफ़ समझते हैं वो इस्तेमाल करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादा हम नहीं देते हर्बल दवाइयाँ, और हम मुखालफत करते हैं कि ना लें। क्यों? उसमें फिर डोज का फ़र्क आ जाता है। जैसे आपका ग्रीन टी है, ग्रीन टी अगर आप दिन में थोड़ा सा पी रहे हैं तो आपको नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेके दवाई की शक्ल में देंगे तो उसकी डोज बहुत बढ़ जाती है। जैसे हल्दी है, हल्दी अगर आप खाने में ले रहे हैं या दूध के साथ थोड़ा सा 1/4 चम्मच या काली मिर्च के साथ ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी डोज जा रही है, लेकिन वही हल्दी अगर किसी कैप्सूल में ज़्यादा उसमें ले लेंगे तो उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए। अच्छा सर, ये आपने हल्दी की बात की, ये तो बहुत पुराने नुस्खे हैं कि आप किसी को चोट लग गई है या किसी ने वो भी भाई तो वो आप दूध में डाल के आधी चम्मच या इससे थोड़ी कम चम्मच डाल के पी लें तो उससे वो क्या सीन है? देखें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इमरजेंसी की ही सूरत हाल में है। हल्दी के लिए बताता चलूँ, मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया कि हल्दी में क्यूकरमिन होती है। क्यूकरमिन जो है अगर आप खाली ले भी लेंगे तो वो एक्टिवेटेड नहीं होती, वो आंत में से हज़म नहीं होती। जो पेपरमिन है, काली मिर्च, उसके अंदर साथ जब मिला देंगे तो वो उसका कई गुना इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। और ये बेहतरीन चीज़ है दर्दों के लिए। जैसे चोट लग गई, जिससे में दर्द हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी दूध के साथ काली मिर्च के साथ गर्म करके पी लेंगे, आपके जिस्म में एंड पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दर्द सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, इसको मैं ये बताता चलूँ कि ना, एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो भी हल्दी के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सौंफ, पुदीना, इलायची है, गैस के लिए बेहतरीन है। ठीक है। ग्रीन टी है आपकी जिगर की चर्बी के लिए, कॉफ़ी है जो आपकी जिगर की चर्बी के लिए अच्छी है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल जो आप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि एज ए डॉक्टर हमें अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हर्बल के पता नहीं होता कि इसमें जब आप उसको देखेंगे ना खोल के, तो उस पर लिटरेचर पे भी अजीब अजीब सी दवाइयाँ होती हैं, हमें कख नहीं पता होता उसका कि उसमें क्या है। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं किसी को तो फिर वो नुकसान होगा तो उसका भी नहीं पता चलना। बिल्कुल सर। सर, आप जब बचपन में स्कूल जाते थे तो टिफ़िन में क्या लेके जाते? मैं तो भाई कुछ नहीं लेके जाता था। ठीक है। मेरी अम्मी पैसे दे देती थी। वहाँ पे मॉडर्न हाई स्कूल सखर में कचौरियों वाला होता था, हम तो वहाँ पे लाइन में लग के कचौरियाँ खाते थे। ठीक है। या सिंपल ऑमलेट या डबल रोटी या पराठा, ये खुराक थी। हम लोग जो हैं या कुछ फ्रूट या सब्जियां, ये मेरी माँ दे देती थी, या मैंने जो बताया कि हम कचौरी शचौरी खा लेते थे स्कूल से। स्कूल जाने वाले बच्चों को जब माएँ टिफ़िन में बिस्किट, सैंडविच, लेस, चॉकलेट, डोनट, जूस का पैकेट और ब्ला ब्ला डालकर फ़ख्र से स्कूल भेजती हैं और अपने ही अंदर अंदर अपने आप को एडवांस महसूस करती हैं, तो दर हकीकत स्कूल जाने वाले बच्चों का फ्यूचर कितना तबाह हो रहा था? देखें, जंक फूड की वजह से बच्चे पैदाइशी मोटापा का शिकार हो जाते हैं, और जिगर की चर्बी बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें जिगर की चर्बी के साथ बच्चों के जिगर जल्दी सिकुड़ गए हैं। तो और इस पे मैं एक और सिंपल सी बात बताता चलता हूँ, चाहे मैं पुराना हो गया हूँ। अब हमारे ज़माने में आपको याद होगा कि हमें तो ईद पे एक बोतल मिलती थी कि ईद पे बोतल पी लिया, पोलका खा लिया, एक आइसक्रीम होती थी भैया जो हम खा लेते थे। ज़्यादा जो है ना हमारी माँ ने दे दिया, अंडा बना के दे दिया, या हमें ये बना के दे दिया, पराठा बना के दे दिया, या डबल रोटी के पीस डाल के दे दिए, या जैम होता था जी, जैम लगा के दे दिया, या ऑमलेट लगा, वो जो है मक्खन लगा के दे दिया, तो यही था, या हम कचौरियाँ वगैरह खा लेते। लेकिन ये जो चीज़ें दी जाती हैं डेफिनेटली हाई सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। बच्चे बोतलें पीते हैं, फिर बच्चे जो है ना ये सॉल्टेड कैरमल्स और इस तरह की सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। इवेंचुअली ये हार्मफुल हैं बच्चों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूँ कि इसमें मिकदार जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और हमें इसमें इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए। वो क्यों पूछें? क्यों?
इसलिए कि बच्चों का मेटाबॉलिज्म ही बहुत ज़्यादा होता है। ओके। आपको याद होगा जब आप क्रिकेट खेलते थे 15-16 साल के या 8-9 साल के थे, और जब ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते थे और या फुटबॉल खेल रहे होते थे, 4-4 रोटियां 5-5 रोटियां, कभी मोटापा चढ़ता ही नहीं था। हमारा मसला खाना नहीं है, हमारा मसला गेम ना करना है, हमारा मसला ग्राउंड से नफरत होगी हम लोगों को, हमारा मसला ये मोबाइल है, मोबाइल में सारे गेम खेल रहे हैं, हमारा मसला सिर्फ जो है ना बैठ के कंप्यूटर के गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड में जाके देखें, ग्राउंड सुनसान पड़े हुए हैं। शाम के टाइम पहले मोहल्ले आबाद होते थे, खेल कूद होता था, क्रिकेट से लेके हर किस्म का एक सीज़न लगता था कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया है तो सारा मोहल्ला वर्ल्ड कप क्रिकेटर बना हुआ है, शोएब अख्तर बना हुआ है, वकार यूनुस, वसीम अकरम बना हुआ है, इंजमामुल हक बना हुआ है। हॉकी का वो होता था तो दरिया के किनारे से आधी आधी कटी हुई लकड़ियाँ लेके आते थे, उससे हॉकियाँ खेल रहे होते थे। फुटबॉल का आता था तो फुटबॉल का सीज़न चलता था, सारा का सारा पाकिस्तान फुटबॉल खेल रहा था। अब कुछ भी नहीं होता भाई, अब किसी किस्म का कोई सीज़न ही नहीं आता, मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं आता अब। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आपने अपनी एक्सरसाइज और अपनी रूटीन, अपने बच्चों की रूटीन खुद सही करनी है। मैं अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए खुद लेके जाता हूँ, मैं खुद भी स्विमिंग करता हूँ, जिम करता हूँ। मैं क्रिकेट खिलाने ले के जाऊँगा तो बच्चा जाएगा, नहीं तो माँ ने नहीं जाने देना उसको। बच्चों के अंदर जो हम खुराक में नगेट्स और ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दे रहे हैं, वो मेरे नज़दीक इतने कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है, लेकिन वो उसका एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर बच्चा सिर्फ मुसलसल वही जंक 20 साल तक खाएगा, रूटीन, उसमें एक सबसे बड़ा मसला होता है कि उसमें ये जो है ना, ख़ास तौर पे टेस्ट बड्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें MSD जिसको कहते हैं वो डाल दी जाती हैं, और वो MSD की बच्चे को आदत हो जाती है। जब बच्चा रोज़ ख़ास किस्म की MSD खाएगा तो जब वो भिंडी और रोटी खाएगा तो उसको जहर लगेगी, वो खा ही नहीं सकता, उसका वो टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। सर ये सीरियसली हर घर की भिंडी, तोरी, करेला, पालक, चुकंदर, इसका टेस्ट बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। असली घी से खुशबू से ही नफरत है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। वो जो MSD मुसलसल आपके बर्गर्स में आ रही है, उसकी वजह से टेस्ट बर्स्ट और आपके वो हर बंद। और ये आज मैं एक हमारी बाजी ज़ाहरा हैं, उनका मैं एक सुन रहा था, वो मैं काफ़ी उनको सुनता हूँ। पहले दौर में शराफत का ये असूल होता था कि घरों में से, कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा था, घरों में से आवाज़ नहीं सुनाई थी आज तक, या लड़ा नहीं। ये शराफत का असूल था कि वो कभी आवाज़ नहीं, खाने भिजवाए जाते थे, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आराम से बात करते थे, चीखो पुकार नहीं होती थी। अब हमारे शराफत का क्या है, हमने क्या तो हमारा अच्छा पड़ोसी है, शुगल मेला ही ला के रखता है, हाड़ंग बोंग लगी होती है। ये ख़ास एक हमारा वो है कि जी कमाल कर दिया उस बंदे ने। ठीक है, आज शराफत का ये असूल है कि जिसके घर के आगे 4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी वो शरीफ समझा जाता है। हमने गाड़ी को शराफत से बना दिया। हमने इसमें किसी बड़ी सोसाइटी का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, किसी लोगों का कसूर नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं है तो मेरी इज़्ज़त नहीं है। ऐसे एक डॉक्टर साहब का एक किस्सा सुनाते हैं यहाँ पे, आखिरी एक नाम नहीं लूँगा उन डॉक्टर साहब का। वो बेचारा बहुत अच्छा डॉक्टर है, ही इज़ ए फाइन डॉक्टर। वो एक जगह गया मरीज़ देखने। उस ज़माने में उसके पास मोटरसाइकिल होती थी। वो मोटरसाइकिल से उतरा, उसके ऊपर से एक शर्ट पहनी होती थी, वो झाड़ के वो जाके मरीज़ देखने लगा। मरीज़ ने कहा, वो तुसी वही हो जड़े हुण मोटरसाइकिल? उन्होंने कहा नहीं, दिखाना सी मरीज़। ठीक है, उसने उसकी गाड़ी को देखा, फिर उसने कहा यार आसिफ, जब तक बड़ी गाड़ी नहीं होगी, जब तक बड़ा मोबाइल नहीं होना, तू बड़ा डॉक्टर नहीं निकल आना। चले, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सर, मैदा का अल्सर या कैंसर कैसे होता है या कितना खतरनाक है? एच पायलोरी के साथ रिलेटेड बहुत ज़्यादा है मैदे का कैंसर। अगर मैदे एच पायलोरी बहुत ज़्यादा अरसे से है तो डेफिनेटली वो मैदे के कैंसर में चेंज हो सकता है। फिर कुछ नाइट्रोसिमाइंस होते हैं, जैसे जापान में मैदे के कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, और पाकिस्तान में अचार, पिकल, उसके साथ में नाइट्रोसामाइन ज़्यादा होते हैं जिसके साथ में मैदे का कैंसर हो सकता है। मुसलसल जो पेन किलर्स खा रहे हैं जिनके अंदर मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, उसके साथ मसाइल हैं, तो उसके साथ में भी मैदे का कैंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक। कौन सी खुराक खाने से मैदा और जिगर तंदुरुस्त रहते हैं? फ्रेश खुराक,
मेरे प्रोफेसर और मैं खुद ये कहता हूँ, घर का पका साफ़ खाना, उबली हुई सब्ज़ी, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, घर का पका साफ़ खाना खाएं, तमाम किस्म के फ्रूट, तमाम किस्म के सलाद खाएं, आपका मैदा भी ठीक रहेगा, जिगर भी ठीक रहेगा, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा खाएं। सर आजकल गरीब लोगों के लिए मैदा व जिगर के महंगे टेस्ट, महंगी दवाइयाँ लेना नहायत मुश्किल है जो आजकल के हालात हैं। नाजरीन को क्या सुजेस्ट करेंगे कि तंदुरुस्त मैदा, तंदुरुस्त जिगर रखने के लिए किस तरह की तर्ज ज़िंदगी उनको अपनानी चाहिए? देखें, पहली तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 2000 मेरे ख्याल में 17-18 से भी, उससे भी पहले से, हेपेटाइटिस की तमाम दवाइयाँ पंजाब की तमाम हस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी सी है तो आप फ्रीली वहाँ जाएँ, वहाँ टेस्ट भी हो जाते हैं और आपके तमाम टेस्ट भी फ्री हो जाते हैं और दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। अगर इसको हम बार बार ये कहते हैं कि आपने कन्फ्रंट करना है कि मुझे हेपेटाइटिस बी या सी है तो नहीं, क्योंकि अगर वो हो गया और उसके बाद उसके नुकसानात पेचीदगी होंगी तो मसला ज़्यादा है। अगर आपको निकल आता है, वायरस निकल आता है, PCR पॉजिटिव है, दवाई आपको फ्री मिल जाएगी और आप इलाज करा सकते हैं। फिर यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे माशरे में ये गरीबी और अमीरी की फ़र्क की वजह से लोग जा नहीं सकते डॉक्टर्स के पास, मेरा प्रोफेसर काशिफ मलिक, जौहर अमीन साहब, हम सब के सब आउटडोर में 50 रुपये की पर्ची पे भी अपने मुख्तस किए हुए दिनों पे देखते हैं। मैं पीर वाले दिन शेख ज़ैद में 50 रुपये की पर्ची पे भी मरीज़ देखता हूँ, सारे 50 से 60-70 मरीज़ हम देख रहे होते हैं वहाँ बैठ के। ठीक है, वहाँ पे आ जाएँ, हम देख लेंगे और तमाम दवाइयाँ टेस्ट भी करा देंगे, कोई मसला नहीं। आपसे बात कर रहे थे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की, हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप एलेबरेट करके बता सकते हैं कि सर पाकिस्तान की, पंजाब की ख़ास आवाम के लिए सरकारी सतह पे कौन सी उन्होंने जो नई लोगों के लिए चीज़ें या सहूलियात वो जो मुतारफ़ करवाई हैं हॉस्पिटल्स में? देखिए, मैं तो सिर्फ एक जो चीज़ है उसके लिए बात करूंगा, जो उनका लिवर ट्रांसप्लांट का जो प्रोग्राम है। वैसे तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डिटेल्स ना मुझे इतनी पता है और डेली वो इतना बेताशा काम हो रहा होता है कि आप उसको नहीं कर सकते। कुछ जैसे हॉस्पिटल्स को जो है वो BHUs को मुख्तलिफ़ तरीके से चलाया जा रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनको फर्दर और इक्विपमेंट अच्छा करके उसको बेहतर किया जा रहा है। लेकिन ट्रांसप्लांट के हवाले से बात की जाए तो सबसे बड़ा तो भैया ये था ना कि पैसे नहीं है, डोनर अब आ गया, पैसा है, डोनर नहीं है। पैसा ले आओ, टेस्ट करा लें और अगर पी होटा से अप्रूवल आ जाती है तो मरियम नवाज़ की तरफ से 50 लाख रुपए आ जाएगा और आप अपना ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और ये भी नहीं कोई कैद कि आपने एक ही सेंटर से कराना है, आप PKLI शेख ज़ैद या फारूक अस्पताल से करा सकते हैं, कहीं से भी जाके आपको जो सर्जन अच्छा लगता है आप उससे कराएं। अच्छा, ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तरफ से 50 लाख उस पेशेंट को मिलेगा? वो मिल जाता है, हो रहे हैं ट्रांसप्लांट हमारे। बताया तो रहा हूँ कि फारूक अस्पताल में 60 ट्रांसप्लांट हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो जो सपोर्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट की है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन के लिए इतना आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आप असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब थे। इंशाअल्लाह ताला हम किसी अगले प्रोग्राम में फिर किसी प्रोफेसर्स को, किसी ख़ास शख्सियत को मदऊ करेंगे ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जा सके। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।